साल 2017 जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद के लिए बहुत अहम रहा। तलत साहब को 2 अवार्ड मिले, बड़े अवार्ड थे वो, और जामिया जो है वो सुर्खियों में रहा। एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, उसके लिए भी। और प्रोफेसर तलत अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जामिया को किस ऊंचाइयों पर ये देखना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में भी, और जो इसका पूरा मामला है यानी जो नाम है जामिया का वो भी पूरी दुनिया में एक मुकाम तक पहुँचे, उसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर, इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। 2017 हमने देखा कि काफ़ी अहम था वो आपके लिए भी और जामिया के लिए भी। जाहिर तौर पर जब किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अवार्ड दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारा काम हुआ होगा एजुकेशन के फील्ड में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए, जो यहाँ के इंतजामात हैं उसको बेहतर करने के लिए। तो किस तरीके से देख रहे हैं 2017 को, और जिस तरीके से आपको अमेरिका में भी अवार्ड मिला, दुबई में भी आप गए, वहाँ पर भी आपके काम की बहुत तारीफ़ हुई, और हिंदुस्तान में भी हर जगह आपके काम की तारीफ़ हुई। इस जामिया को लेकर के लोगों को बहुत सारी नई उम्मीदें जगी एजुकेशन की फील्ड में कि ये बहुत आगे जाएगी। 2017 रियली आई कैन से दैट ये जो है दिस वाज अ ईयर ऑफ द अवार्ड्स फॉर जामिया मिल्लिया जी। के जो अवार्ड्स मुझे मिले, मैं समझता हूँ कि मुझे इंडिविजुअल को ना मिल के ये यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन के लिहाज से जो काम हुआ है, जो इम्प्रूवमेंट हमने लाई है, उस पर अवार्ड मिला है। तो वो मुझे भी मिला है, साथ में जामिया मिल्लिया को भी मिला, और उसकी रिकॉग्निशन इस तरह से हुई कि जामिया मिल्लिया को यूनिवर्सिटी ऑफ द नेशन का भी अवार्ड मिला इस साल। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रही है जब से मैं यहाँ आया हूँ कि जामिया को एक मेन स्ट्रीम में लाऊं जी, और मेन स्ट्रीम में लाऊं ताकि लोग ये ना समझें कि जामिया के नाम जो ऐसा है लगता है कि कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नहीं है। इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह है, और उससे हमें आगे ले जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने समझा था और जिस पे मैंने काफ़ी स्ट्रेस किया कि हमें टीचिंग के साथ साथ अच्छी रिसर्च करनी चाहिए। जी हाँ, चूंकि आप खुद रिसर्च स्कॉलर रहे हैं और अभी भी जो है एक तरीके से कहा जाए तो रिसर्च स्कॉलर हैं अभी भी आप। मैं बिल्कुल रिसर्च अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरी किताबें छपी, हमारे स्टूडेंट्स की पीएचडी थीसिस भी मैं अभी सुपरवाइज करता हूँ जो मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी मिले, साथ में जो लेटेस्ट रिसर्च हो उसे भी, उसके जो चीज़ें आपकी खोज हुई हैं उनको भी आप इंक्लूड करें, बच्चों को बताएं कि इसका क्या रिलेवेंस है, जो आपने नई चीज़ें जो आई हैं, ताकि जो आप पढ़ाई आपकी हो वो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अप टू डेट हो। बिल्कुल, है ना। एक तो सिलेबस तो बनता ही बनता है। जी हाँ। सिलेबस के अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, वो बच्चों को बताना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए जी कि हम तो इस हक़ में हैं कि एमएससी में ही उनको रिसर्च की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मास्टर्स में, चाहे वो एमएससी एमए करें, कि वो डिज़र्टेशन ज़रूर लिखें। डिज़र्टेशन लिखने में ये होता है उनको पता चलता है कि भाई किस तरह से हम किसी चीज़ की खोज कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक जामिया में अब काफ़ी डिपार्टमेंट। हाँ, लेकिन कुछ साल पहले तक जो है रिसर्च को लेकर के ये कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा फंड नहीं मिलता, तो फंड की भी कमी थी। आपके आने के बाद जो है ये इसमें तेज़ी आई है। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी तालीमी इदारे में जितनी रिसर्च होगी, जितने ज़्यादा रिसर्च के स्टूडेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा रिसर्च के काम होंगे, उसका नाम उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा और तालीम के मैदान में वो और ज़्यादा बेहतर कर पाएगी, क्योंकि रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। और आपको लगता है कि अभी गुंजाइश है यहाँ और ज़्यादा काम करना है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि रिसर्च के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है। आप अगर शिकायत थी सर 3-4 साल पहले, ये नहीं, वो होगा 3-4 साल पहले भी, मैं 3-4 साल पहले भी मैं रिसर्च करता रहा, मुझे कभी फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट मैं बहुत सारी कमिटीज़ में रहा जहाँ हम लोग अच्छे प्रपोजल्स के इंतज़ार में बैठते थे और नहीं मिलता था। आप अगर अच्छा प्रपोजल बनाइएगा जो रिलेवेंट हो, और आजकल ख़ास करके उसमें सोसाइटल रिलेवेंस भी डाला गया है कि आप जो भी रिसर्च करें उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होना है। बिल्कुल। अगर उस तरह का आप अच्छा प्रपोजल बनाएंगे तो आपको फंडिंग होती ही होती है, मैं तो ये देख रहा हूँ। और वो सिर्फ साइंस में नहीं है, सब सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे प्रपोजल जितने आए हैं उनको फंडिंग हो रही है।
दूसरी चीज़ ये है कि बहुत दफ़ा फैसिलिटीज़ आपकी अगर यहाँ कम है तो आप ओपन अपना माइंडेड रहें, आप कोलैबोरेशन करें। हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो तैयार हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। उसी तरह से हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग तैयार हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, बिकॉज उनका भी इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के बारे में जानना, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की डायनेमिक्स, है ना, हर लिहाज से। और तकरीबन 3 साल पहले आप लोग जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर सब मिल करके ईरान भी गए थे और कई सारे ममालिक गए थे। तो वो जो जिस मकसद के लिए गए थे वो चीज़ें कितनी आगे बढ़ी? देखिए वो काफ़ी आगे बढ़ी है इन द सेंस के एटलीस्ट ईरान के बहुत सारे स्कॉलर्स अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के भी जा रहे हैं, टीचर्स जाते हैं, स्कॉलर्स जाते हैं अपने अपने अलग अलग एरियाज़ का। तो एक वो बायलैटरल मूव था, वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे नैनो टेक्नोलॉजी में भी वहाँ के लोग आ करके कुछ काम भी किए हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन भी है। हम लोग अब बहुत सारी जॉइंट पब्लिकेशंस चल रही हैं, सिर्फ ईरान के साथ नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के साथ हो गया है। ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री उनके साथ भी चल रहा है। हमने देखा कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है पिछले कुछ दिनों में। तो मेरा ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव आप रहे हैं, इस वजह से हुई है। और जो जामिया का आपने खुद भी कहा है कि जामिया को लेकर के एक ऐसा माइंड सेट था कि भाई ये तो मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी है या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की यूनिवर्सिटी है। तो शायद वो माइंड सेट तोड़ने में या उस परसेप्शन को ख़त्म करने में भी आपने रोल अदा किया है, और वो ख़त्म हुआ है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुका। मैंने दो तीन एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। मैंने जो पहली दफ़ा जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं जी, जबकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था या JNU में पढ़ा या अलीगढ़, वहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चे आते थे जी। मैंने इस चाहा कि भाई जामिया इज़ ऑल्सो ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एनी ऑफ दीज, तो हमें भी कुछ करना है। तो हमने पहला काम ये किया कि हमारे अपने जो इंजीनियरिंग की कोर्स थी उसे मैंने IIT JEE के साथ में लगा दिया कि साहब अब उसके साथ ही हमारा जो एडमिशन होगा उन्हीं के लिस्ट से होगा, ताकि सारे हिंदुस्तान के बच्चे आने लगे। उसी तरह से पहले क्या होता था कि ये बच्चे सब आते थे दूसरे कोर्सेज के लिए, मान लीजिए MA या MSc या जो भी करना है, तो आप कहीं के हैं, मान लीजिए लखनऊ के, तो लखनऊ से यहाँ आइए, फॉर्म भरिए, फिर वापस जाइए, फिर आइए, इम्तहान दीजिए, फिर वापस। ऑनलाइन करा दिया पूरा सिस्टम। मैंने सारा सिस्टम ऑनलाइन करा दिया और इम्तहानात के लिए 10 सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में खोल दिया कि आपको जो है करीब में ही आपके, यू डोंट हैव टू कम टू दिल्ली, आप वहीं के वहीं आसपास में जहाँ भी बड़ा शहर है वहाँ पे आपको सेंटर खुल जाएगा। आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दीजिए और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, वो भी वेब पे आ जाता है। सिलेक्शन के बाद भी अगर कोई केरला से बच्चा आएगा तो 3 दिन लगेगा उसे, तो हम जो है कहते हैं कि भाई आप वहीं से पेमेंट कर दीजिए, वहीं से आप अपना रजिस्टर कर लीजिए। मतलब डिजिटल इंडिया को आप जो है वो बहुत सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं। और बहुत सारे काम आपने शुरू भी किए थे, जो प्राइम मिनिस्टर की एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका डिजिटल इंडिया, बिल्कुल उसके लिए भी जो है आप वो इकदाम उठा रहे हैं। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का तो है ही है, लेकिन ये जो है हमने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर के लिए। और जिस तरह के हालात हैं, जितना लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत दफ़ा बच्चों को रिजर्वेशन टाइम से नहीं मिलता, नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन करके अपनी सीट बचा लेते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, एडमिशन्स में रिफॉर्म, एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म, मैंने बहुत सारी रिफॉर्म्स कर दी। एक चीज़ का भी जिक्र सर आपने किया था, DU और JNU, तो जो उनका एक परसेप्शन बना हुआ है या जो उनका स्टेटस है, जामिया को शायद अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद भी इस बात को मानते हैं? क्योंकि अभी भी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो किसी भी स्टूडेंट का वो जामिया के बजाय JNU रहता है या फिर DU रहता है, वो थर्ड ऑप्शन जो है वो चुनता है। मैं इसमें 2 चीज़ें क्लियर करूँगा। आई एग्री जो आप कह रहे हैं कि अभी भी परसेप्शन है, वो माइंडसेट है अभी भी है, लेकिन अब जो लास्ट हम देख रहे हैं 2 इयर्स में जो यहाँ पे एप्लीकेशंस आ रही हैं, मास्टर्स की जो पर सीट एप्लीकेशन है वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेहतर है या थोड़ा कम है, मतलब करीब करीब बराबर है। जैसे मान लो कि हर सीट पे 15 या 20 बच्चे अप्लाई करते हैं, वो यहाँ भी है मास्टर्स लेवल। यहाँ पे ऑब्वियसली
जो आपके अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत कम कोर्स है कंपेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के। वहाँ हजारों की तादाद में हैं सीट्स और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसमें बच्चों का ज़्यादा ये रहता है कि हम वहाँ जाएं। लेकिन अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब शुरू किया उन्होंने, है ना। तो इसमें यह है कि ऑलरेडी थिंग्स हैव चेंज्ड। इनफैक्ट बहुत सारे कोर्सेज में जामिया इज मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर। अब बहुत सारी अब नए कोर्सेज जो हम चला रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि 1 साल के अंदर 2 साल में देखिएगा कि दिस विल बी मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर यूनिवर्सिटी इन द एटलीस्ट इन द एनसीआर। और बहुत सारे कोर्सेज नए शुरू भी किए हैं आपके आने के बाद, बहुत सारी चीजें हुई हैं। संस्कृत जो है वो नहीं थी, तो उसको भी आपने शुरू कराया, क्योंकि वो जैसे परसेप्शन की बात है, वही माइंडसेट की बात है, यार मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मतलब एक तरीके से ये कहा ही जाता है, वहां पर संस्कृत का आना मेरा ख्याल की बड़ी बात है। नहीं, देखिए इसमें ये है, आप इस तरह से सोचे कि हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेजेस, उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई हो रही है। आई वाज सरप्राइज्ड कि आज तक यहाँ पे संस्कृत क्यों नहीं, बिकॉज आपकी रूट्स, आप जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, ये कर रही है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन संस्कृत में है। और संस्कृत इज नॉट कि वो मुसलमानों के लिए नहीं, वो सभी के लिए, इट्स अ लैंग्वेज, जबान है, वो तो किसी के भी बोल सकता है, सच बात। और उसमें ये है कि हम तो चाहेंगे कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आइसोलेशन न लगे कि साहब हमको संस्कृत नहीं। आप संस्कृत पढ़िए, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, हमने यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन कराया है कि उनको अलग से कोर्स करा के उनको लाएं उस लेवल पे कि ये बच्चे ग्रेजुएशन कर सके संस्कृत में, या मास्टर्स कर सके, पीएचडी कर सके। बिल्कुल, बहुत सारे काम सब हमने देखा है हो रहे हैं। वो एजुकेशन की फील्ड में लगातार जो है वो आप नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं। चूंकि रिसर्च स्कॉलर हैं तो जाहिर तौर पर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि भाई क्या और लाया जाए जिससे जो है हालात बेहतर हों, या एजुकेशन के मामले में जो है यूनिवर्सिटी और ज़्यादा आगे बढ़े, इसका लेवल बढ़े, इसका नाम और ज़्यादा हो। हमने देखा कि MOUs जो है वो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जो है आपने वो साइन किए हैं, और इंडियन आर्मी के साथ भी हुआ है, और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंट है इस मुल्क के जिनके साथ हुआ है। तो वो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए ऐसा है कि खास करके जो आपने अभी मेंशन किया आर्मी, जो ये हमने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इंडियन नेवी, तीनों के साथ हमने किया है। और जो अभी सिस्टम जो हम लोगों के यहाँ पूरे हिंदुस्तान में डेवलप किया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें यह है कि हर चीज़ का क्रेडिट है। जो ये आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जो हमारे कैडेट्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो हमने ये किया कि उनके साथ MOU यही हुआ कि जो इनकी ट्रेनिंग है उसे हम एसेस करके उसमें क्रेडिट दे देंगे। बिल्कुल। जो क्रेडिट कम होता है उनका, वो हम यहाँ से पढ़ाएंगे। ठीक। और वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हम समझते हैं वो ये है कि इन सर्विसेज में लोग बहुत जल्दी रिटायर करते हैं, एंड देन दे कम टू मेन स्ट्रीम और मेन मार्केट। वहाँ पे उनके पास चूँकि डिग्री नहीं होती है तो वो डिसएडवांटेज होता है। और हम समझते हैं कि आप जैसा आप भी जानते हैं कि जामिया हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज़ादी के लिए भी और आज़ादी के बाद भी कंट्रीब्यूशन। तो दिस विल बी ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स नेशन, कि जो लोग हमारी सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए हमें कुछ करना है। और आई एम वेरी हैप्पी कि जामिया आगे बढ़ के इस पे कर रही है, एंड वी फील प्राउड अबाउट इट। एजुकेशनिस्ट होने के नाते क्या जो है आप सलाह देंगे कौम को भी, कौम के बच्चों को भी, कि किस तरीके से वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ें, कौन कौन से रास्ते इख्तियार उनको करने चाहिए, किस तरीके से जो गरीब माँ बाप हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, कैसे वो अपने बच्चों को जो है तालीम के मैदान में आगे लेकर के आएँ? किसी भी मुल्क में किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो एजुकेशन का ही है। कि आप अगर एजुकेशन ला दीजिएगा तो खुद ही वो रास्ते नए ढूंढने लगेंगे। आपकी तो जो जिम्मेदारी है वो तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करना है। तो कई बार ये शिकायत रहती है कि जो हॉस्टल्स की कमी है, हालांकि आपके आने के बाद जो है वो उसके ऊपर भी काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी हॉस्टल जो है वो और ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये जानना चाहते हैं जी। वो जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं या जो आने वाले हैं उनको भी लगता है कि यार वो कहाँ रहेंगे, किराए पर रहें या क्या करें? देखिए आप अगर लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखिए, मैं तो 3.5 साल से यहाँ आया हूँ। जितने हॉस्टल मैंने आकर के यहाँ बनवा दिया और जितने फंड्स अभी मैं और लेके आ रहा हूँ, ओके, वो रिकॉर्ड है। ऑलरेडी
लड़कियों के लिए 400 बेड हॉस्टल एक बना, एक 700 बेड और तैयार हो गया है। लड़कों के लिए भी अभी एक पिंक हॉस्टल हुआ करता था, उसे तोड़कर हम जो है वहाँ पे एक बड़ा मल्टी स्टोरीड हॉस्टल बना रहे हैं लड़कों के लिए। उसी तरह से स्कूल की लड़कियों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी बात हो चुकी है हमें मिनिस्ट्रीज़ में कि इन बच्चियों के लिए भी हम एक हॉस्टल बनाएंगे। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो बाहर से बच्चे आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि वो हॉस्टल में रहें। उसकी वजह ये भी कि आप हॉस्टल में जब रहते हैं तो आपकी ग्रूमिंग डिफरेंटली होती है, आप जो है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं खुद हॉस्टल में करीब 15-16 साल तो रहा ही होगा और उसका बहुत फ़ायदा होता है आपको। एक जो लोग छोटे शहर से आते हैं या बड़े शहर में भी बहुत सारे चीज़ें जो आप हॉस्टल में सीख पाइएगा वो घर पे कभी नहीं सीख पाइएगा। और साथ में ये भी होगा कि आप यू विल ऑल्सो लर्न के हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर। बिल्कुल सही बात है। एक साहब ये जो है स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन की बात है, पिछले साल भी लगातार उसके ऊपर बात हुई है और हंगर स्ट्राइक पर भी कुछ स्टूडेंट जो है वो चले गए थे। फिर आपने ही उनको यकीन दिलाया कि नहीं, कुछ कानूनी अड़चन है और उसको जल्द दूर कर लिया जाएगा। अभी भी कुछ लोग उस बात की डिमांड कर रहे हैं, लगातार ये डिमांड्स जो है होती रही है। तो क्या उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या यकीन दिलाना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि भाई आपके जो हुकूक हैं उनकी पामाली नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जो ये हिकअप आ रही है बिकॉज ऑफ द कोर्ट, ओके, दिस इज सब जुडिस मैटर। तो हमने कहा कि भाई आप भी कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कोर्ट का कोई मामला नहीं है, कोई दखल नहीं भाई है। वो कह रहे हैं, उन्होंने मुझे लाके एक दिया है, मैंने फिर अपने जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको दिया। उनका कहना है कि साहब इसमें प्रॉब्लम तो है, सो वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट इट। और अल्टीमेटली जो मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली कोर्ट ही क्लियरेंस देगी। बिकॉज अभी भी कल ही परसों मेरे पास वहां से जो आया है हमारे लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन वो यही है। सो वी विल बी टॉकिंग। आप लोग लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं भाई, जाहिर हम कोशिश कर रहे हैं, वरना मैं क्यों अपने सब कागजात भेजता लीगल एक्सपर्ट्स को, उनसे राय लेता कि साहब हम किस तरह से करवा सकते हैं, फैसिलिटेट करने का क्या तरीका हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जामिया जो है ओल्ड बॉयज़ का भी आपने एक वादा किया था दुबई में, और फिर जब दुबई में आपकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, फिर आप यहाँ पर आए, आपने उनसे कहा कि भाई 350 मेंबर्स बना लीजिए, और वो उन्होंने जो है तकरीबन 6000 के करीब, 5800 हैं शायद, उसके भी इंतखाबात जो है होने वाले हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ उससे जामिया को फ़ायदा होगा, क्या कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, और किस तरीके से जामिया और आगे बढ़ेगी? देखिए ऐसा है, सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की, ओके, इंक्लूडिंग अवर अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अब JNU में भी मैं खुद भी वहाँ का एलुमनाई मेंबर हूँ। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एलुमनाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। आप जैसे NAC की टीम जब आई थी तो उन्होंने ख़ास एलुमनाई के साथ बातें की कि आप, दूसरा जो है, जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति जी जो हमारे विजिटर हैं, उनका भी ये कहना था कि एलुमनाई को हर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व करे। और हमने जो वादा किया तो वो हमने कहा है, हमने तो वादा किया था कि 300-350 भी होने पे मैं इलेक्शन, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शन ही, ये तारीफ हो रही है आपकी, 350 के लिए कह दिया था कि भाई आप बना लीजिए और हम जो है इलेक्शन करा देंगे। अब हो रहा है, सारी चीजें डिक्लेयर हो गई, 11 फरवरी को इलेक्शन है। एंड देन आई लुक फॉरवर्ड कि ये जो है सारी जितने भी हमारे एलुमनाई हैं, जो मेंबर हैं ना हैं, जो ना है वो बन जाएं, मिल के काम करें यूनिवर्सिटी में। देखिए इट इज़ नॉट कि सिर्फ हम एलुमनाई, जैसे कहीं किसी ने ये भी लिखा था कि आई एम लुकिंग एट एलुमनाई एज ATM, दे आर जस्ट, हम कहेंगे पढ़े लिखे जाहिल हैं ये, इनको अपना हैसियत नहीं पता कि एलुमनाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एलुमनाई जो है, आप अगर अच्छे प्रोफेशनल हैं, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी। अगर आप अच्छे एकेडमिक्स हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप आइए, हमने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में, अपने डिफरेंट बॉडीज़ में मैं एलुमनाई को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। देयर आर पीपल जिनका माइंडसेट है कि साहब
किसी तरह से क्रिटिसिज्म निकालनी है। हाँ हाँ, कुछ खामियां ढूंढने वाले तो बहुत सारे वो लोग है, हैं। पर सी उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनकी बहुत ही- सारी डिमांड्स भी हैं साहब, कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन इंतखाबात जो करा ही देंगे आप, उसमें कहीं कोई शक व शुबा सब नहीं है, कुछ declared नहीं है। सब डिक्लेयर्ड है वो। जी। उनके बच्चों को जो है एडमिशन के लिए 2% का कुछ, वो 5% की डिमांड करें, बट 2% 3% जो है वो कोटा दिया जाए, क्या कुछ उस तरफ भी? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है उनके रास्ते उनके लिए खोले हैं कि भाई वो अगर कार्ड आपके पास है एलुमनाई वाला तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, और बहुत सारी जगह जो है उनकी एंट्री हो गई है। तो क्या इस जानिब भी कुछ आप जो है वो सोच रहे हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन के लिए 2-3% का जो है कोटा देखिए, दिया जाए? वो आई हैव टू लुक इनटू दिस बिकॉज ऑलरेडी हमने यहाँ के स्टाफ के लिए 5%, जो कि बहुत पहले से डिमांड चल रही थी, वो 5% हमने किया है जी। और उसमें भी हमारे ही अंदर के सिस्टम के लोगों ने अपोज भी किया है, इवन विजिटर तक को लिखा है इसके खिलाफ, विच वी हैव गिवन अवर ओन लॉजिक कि हम क्यों कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो JNU हो, चाहे वो शायद JNU नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे पता है, अलीगढ़ का पता है, बनारस का पता है, जहाँ पे 15% है। तो हम अगर 5% यहाँ के दे रहे हैं, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपकी जॉब कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, जी उनके बच्चों को पढ़ने का एक रास्ता तो निकले। जो माली है, जो ड्राइवर है, जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे और अगर बच्चा पढ़ लेगा तो पूरा खानदान आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से देख, सच बात है। अच्छा, ये साहब एक चीज़ और है कि वो एक सवाल जो है वो बार बार उठता रहता है, माइनॉरिटी जो है कैरेक्टर है उसको लेकर के, कि जामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर वो रहेगा कि नहीं रहेगा, जो स्टेटस है माइनॉरिटी का तो वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसको लेकर के जो है, चूंकि आप वाइस चांसलर है, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, हर कोई आपसे ही सुनना चाहता है कि उस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, मेरे ख्यालात बिल्कुल क्लियर है जी। अभी हम लोगों के पास माइनॉरिटी स्टेटस है जी। मुझे ऑफिशियली कोई इंटीमेशन इस तरह की नहीं, ये खबरें आती हैं ये जो है वो एफिडेविट गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी या नया एफिडेविट देगी, ये वो, हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जब माइनॉरिटी स्टेटस के साथ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी रैंकिंग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, हम जो है 750-800 यूनिवर्सिटी के बीच में हमारा अगर 11वां नंबर आ रहा है, एमंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6ठा नंबर आ रहा है, हाँ। दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों की रैंकिंग बढ़ गई है, देन वाई द गवर्नमेंट विल अननेसेसरी एक चीज़ को, नई चीज़ को लाएगी। मुझे शक है कि कुछ इस तरह की ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। 2020 में जो है वो 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं जामिया के, किस तरीके से जो है वो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है 2020 तक का टारगेट जो है वो क्या सेट किया है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार ऑलमोस्ट हो गया है। हमारे एक बहुत सीनियर वाइस चांसलर 3 जगह रहे हैं, प्रोफेसर तरीन, उनके चेयरमैनशिप में एक पूरी कमेटी ने वो पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा है कि हमें 2025 और 2030 तक जामिया कहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, वी विल रिलीज दैट, और उसकी ऑलरेडी ये सब जितने हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ये हमें जो है मैं ये भी रैंकिंग को और ज़्यादा सुधारना है साहब। अभी रैंकिंग को सिर्फ सुधारना ही नहीं है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को मैं यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल्स फॉर एक्सेलेंस दिलाऊं। उसके लिए भी मैं तैयार, मतलब हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स को। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपका अच्छा पब्लिकेशन हो, अच्छी रिसर्च हो और अच्छी टीचिंग। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर के, जो किसी यूनिवर्सिटी में पहली यूनिवर्सिटी शायद जामिया मिलिया हो, मैंने एक सेंटर खोला एडवांस रिसर्च का, जिसमें जो हमारे हिंदुस्तान के ट्रेंड साइंटिस्ट्स हैं, US में या UK में या जापान में, बहुत जगहों से मैं ला रहा हूँ। गवर्नमेंट के पास बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम है आजकल रिवर्स ब्रेन ड्रेन की रामालिंगा स्वामी फेलोशिप, रामानुजन, इंस्पायर, उसके अंडर में मैं वहाँ से साइंटिस्ट को लाके यहाँ पे बैठा रहा हूँ, और वो लोग के आने से यूनिवर्सिटी का स्टेटस बहुत ऊंचा चला गया, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग CV। एट द सेम टाइम दिस विल बी ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन, कि ये जो ब्राइट लोग हैं उनको लाइए हिंदुस्तान में और उनको आप लगाइए, उनकी एक्सपर्टीज को यूज़ कीजिए। बिल्कुल।
एक आखिरी सवाल ये साहब, चूँकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई तमाम बातें जो हैं आपने वो बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही बेबाकी के साथ रखी आवाम के सामने, मुझे लगता है लोगों को पसंद भी आएंगी वो, और वो समझेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार बेहतर काम कर रही है, एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रही है, रैंकिंग को आपको बेहतर करना है, तमाम चीज़ों जो है वो जिनमें गुंजाइश है वो काम करना है। माइनॉरिटी की बात अगर हम करें, मुस्लिम तबके की अगर हम बात करें, तो वो एजुकेशन के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में अभी भी थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा काम करना है। ईमानदारी की बात तो ये है साहब। तो एजुकेशनिस्ट होने के नाते क्या जो है आप सलाह देंगे कौम को भी, कौम के बच्चों को भी, कि किस तरीके से वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ें, कौन कौन से रास्ते इख्तियार उनको करने चाहिए, किस तरीके से जो गरीब माँ बाप हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, कैसे वो अपने बच्चों को जो है तालीम के मैदान में आगे लेकर के आएँ, और भले ही वो अपने अखराजात जो हैं वो कम करें लेकिन बच्चों की तालीम पर वो ज़्यादा काम करें। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो एजुकेशन का ही है कि आप अगर एजुकेशन ला दीजिएगा तो खुद ही वो रास्ते नए ढूंढने लगेंगे। मैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जामिया में कोशिश चल भी रही और हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे हमने लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन का एक सेंटर खोला है जी। तो उसमें ये करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जिनके आगे का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था, उनको हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई आप 2-3 लोग मिल करके एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दीजिए कि साहब आप बेकरीज बनाने लगे, उसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग, मतलब विद सर्टिफिकेशन। उसी तरह से ब्यूटिशियंस का और बहुत सारे। देखिए, आपको अगर किसी वजह से आप पढ़ाई पूरी न कर पाए हैं तो आपको कम से कम स्किल की तरफ कोशिश करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा जोर है गवर्नमेंट का भी, तो अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ भी है, फंड्स भी अवेलेबल है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी के माहौल को लेते हुए, और ख़ास करके कि ये सब जो फंड्स और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल गवर्नमेंट करा रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप पढ़िए, स्किल डेवलप कीजिए, अपनी दुकानें खोलें, अपनी फैक्ट्रीज खोलें, बिकॉज अल्टीमेटली इम्पॉसिबल होता है कि सभी को नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल सही है ना। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। आप खुद ही कर सकते हैं, खुद जनरेट कीजिए, खुद अपने को एम्प्लॉय कीजिए और अच्छे से खुश रहिए। लेकिन पढ़ाई छोड़िए नहीं, आप स्किल भी करते रहे, साथ में अपनी डिग्री डिप्लोमा करते रहिए, ताकि आप अपने आप को भी इनलाइटन करेंगे और सोसाइटी को भी इनलाइटन करेंगे। सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रोफेसर तलत अहमद साहब हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जामिया की जो रैंकिंग है उसको बेहतर बनाना है, यहाँ का माहौल भी बेहतर करना है, तालीम के मैदान में इस यूनिवर्सिटी का पूरी ही दुनिया में नाम हो, इस बात को लेकर के वाइस चांसलर साहब लगातार काम कर रहे हैं और इसमें ये ज़रूर कामयाब होंगे। बेबाक बात आपने देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।